तो नमस्कार। आज तक हमने मराठों में क्या पढ़ा? आज फिर से आपका मराठों के साथ स्वागत है। तो मराठों में अभी तक हमने क्या पढ़ा है? तो मराठों में हमने देख लिया है शाहू जी, सॉरी साहू जी कह रहे हैं, शिवाजी। मराठों में हमने समाप्त किया है शिवाजी। शिवाजी के पिता शाह जी, और फिर शिवाजी के पुत्र संभाजी, और संभाजी के भाई राजा राम, और राजा राम के पुत्र का आज नंबर है। राजा राम के पुत्र जो हैं वो शिवाजी द्वितीय हैं। तो आज हम लोग शिवाजी द्वितीय को पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक पूरे मराठाओं के साथ क्या क्या कैसे कैसे हुआ है, इसको थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं कि अभी तक कैसे स्टोरी कहाँ तक पहुँची है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो शिवाजी हैं, इनका जन्म होता है 1627 में, या यूँ कहें तो 1630 में जन्म होता है, और 1674 में इनका राज्याभिषेक होता है। इनकी जो माता जी हैं, इनका नाम जीजाबाई है। इनके जो राजनीतिक गुरु हैं, इनका नाम कोणदेव है। और ये किस प्रकार से लड़ते हैं, किससे लड़ते हैं? तो औरंगजेब से अपना पूरा जीवन किस प्रकार से मुग़लों से लड़ने में समर्पित करते हैं, और पूरे जीवन लगभग इनका युद्ध ही चलता रहता है। कभी गुरिल्ला युद्ध, तो कभी छापामार युद्ध, जिसे गुरिल्ला या छापामार युद्ध कहते हैं। तो लगातार ये पूरा जीवन औरंगजेब के साथ युद्ध करते रहते हैं। और फिर किस प्रकार से राजा जय सिंह से हारते हैं, पुरंदर की संधि होती है। किस प्रकार से आपने देखा कि अफजल खान इनकी हत्या करने के लिए आता है, और किस प्रकार से ये अफजल खान को मार देते हैं। किस प्रकार से जय सिंह इन्हें मोटिवेट करते हैं कि आगरा में जा कर के ये औरंगजेब से मिले, और किस प्रकार से औरंगजेब से जाकर मिलते हैं, और किस प्रकार से इन्हें आगरा में कैद कर लिया जाता है, और फिर किस प्रकार से ये उस कैद से भाग करके आ जाते हैं। किस प्रकार से इनके जो पिताजी हैं वो अहमदनगर में सेवा देते हैं, किस प्रकार से बीजापुर में सेवा देते हैं, किस प्रकार से बीजापुर के जो शासक हैं वो इनके पिताजी को यानी शाहजी भोसले को कैद कर लेते हैं, और किस प्रकार से अपने पिताजी शाहजी भोसले को बीजापुर के राज शासक के कैद से निकालते हैं। किस प्रकार से मराठों का उदय हुआ, मराठा शब्द का क्या अर्थ है, और मराठा कहाँ से उदित होकर के कहाँ आकर के बसे। ये पूरा जो खेल अभी तक चला है, ये सब कुछ आप जानते हैं। और जब मराठा साम्राज्य एक तरफ चल रहा है, यानी महाराष्ट्र की तरफ जब ये मराठा साम्राज्य चल रहा है, मराठवाड़े में मराठा साम्राज्य चल रहा है, उसी समय किस प्रकार से भारत का या विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य चल रहा है, और उस समय सबसे बड़ा या सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश के साथ इनको किस प्रकार से लड़ना है, औरंगजेब के साथ। तो ये सारी गतिविधि आप एक तरफ से देखते आए हैं, क्योंकि मराठा जो हैं वो शाह जी के समय से ही हैं। शाह जी के, इनके पिताजी उसी समय से शाहजहाँ से शाह जी का काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव हो जाता है। पहले शाह जी को शाहजहाँ किस प्रकार से 5000 की मनसबदारी देता है, और फिर 5000 की मनसबदारी ले लेता है, जिससे शाह जी काफ़ी नाराज़ होते हैं, और शाह जी आकर के बीजापुर में शामिल हो जाते हैं, और फिर उसके बाद बीजापुर के लिए युद्ध करते रहते हैं। तो ये पूरा खेल अभी तक हो चुका है, आप इस पूरे खेल को देख चुके हैं, ठीक। तो अभी फिर से एक बार स्टोरी को हम बस कंक्लूड करेंगे और समझेंगे। तो 80 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। 1680 में कहा जाता है कि राजा राम की शादी हुई थी। राजा राम शिवाजी के दूसरी पत्नी के, शिवाजी के कुल 8 पत्नियां हैं, उसमें से एक जो दूसरी पत्नी है उनसे विवाह होता है। शिवाजी की दूसरी पत्नी है, उनसे उत्पन्न है राजा राम, और राजा राम ही संभाजी महाराज के बाद गद्दी पर बैठेंगे। तो राजा राम की का ब्याह जो होता है वो 10 वर्ष की उम्र में हो जाता है, और राजा राम जब अभी 10 साल के ही हैं तभी उनके पिता शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। अब कुछ भी करके राजा राम उस समय उत्तराधिकार के दौड़ में नहीं है, संभाजी उस दौड़ में बहुत आगे हैं।
लेकिन इनकी जो राजा राम की जो माँ है, ये चाहती हैं कि किसी न किसी प्रकार से राजा राम यानी मेरा पुत्र राजगद्दी पर बैठे। तो एक उत्तराधिकार का बेहतरीन युद्ध होता है और उस उत्तराधिकार के युद्ध में संभाजी जीत जाते हैं और संभाजी जितने लोग उत्तराधिकार का युद्ध उनके विपरीत कर रहे थे उन सबको मार देते। अब यहाँ पर औरंगजेब के पुत्र जो बहादुर शाह हैं उनमें और संभाजी में एक अंतर देखने को मिलता है। अंतर देखने को क्या मिलता है कि जब औरंगजेब की मृत्यु होती है और औरंगजेब के जो 3 पुत्र हैं, वैसे तो औरंगजेब के 5 पुत्र हैं लेकिन बाकी 2 मर चुके हैं, जो बाकी 3 पुत्र हैं उनमें उत्तराधिकार का युद्ध होता है और उस उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुर शाह जीतता है और बहादुर शाह जीत तो जाता है, लेकिन जितने बहादुर शाह के विरोध में हैं, जितने लोग बहादुर शाह के विरोध में खड़े हैं, उनके दूसरे भाइयों को गद्दी दिलवाने के लिए बहादुर शाह उनको मारता नहीं है, बल्कि उनको माफ कर देता है। अब यहाँ पर ये इसलिए भी है क्योंकि बहादुर शाह को जीवन का काफी लंबा अनुभव मिल चुका है, क्योंकि बहादुर शाह की उम्र उस समय 63 साल की हो चुकी है और संभाजी की आयु अभी एकदम यंग है, नौजवान है जब उन्हें गद्दी प्राप्त हो रही है, क्योंकि 1657 में उनका जन्म हो रहा है और 1680 में उनका राज्याभिषेक, 1681 में उनका राज्याभिषेक हो जाता है। 1680 में उनके पिता शिवाजी की मृत्यु होती है और 80 से 81 तक उत्तराधिकार का युद्ध चलता है और उत्तराधिकार के युद्ध में संभाजी कहीं न कहीं जीत जाते हैं, लेकिन वो अपने विरोधियों को क्षमा नहीं करते। कहा जाता है कि वो अपने सौतेली माँ को भी जहर दे करके मार देते हैं। ये विवाद का विषय है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग अपनी ओपिनियन देते हैं, तो इसे विवादित ही रहने दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक क्या हुआ है कि शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का युद्ध चला और उस उत्तराधिकार के युद्ध में संभाजी जीत गए। काफी समय लगा उन्हें, लेकिन फिर भी संभाजी जीत गए और वो अब मराठा साम्राज्य के राजा हैं। लेकिन अब संभाजी राजा कब बन गए? संभाजी 81 में राजा बन गए। संभाजी कब राजा बन जा रहे हैं? 81 में। और 81 से लेकर 89 तक संभाजी क्या कर रहे हैं? राज्य कर रहे हैं। 81 से लेकर के 89 तक, यानी बहुत लंबा समय, बहुत लंबा कार्यकाल संभाजी का नहीं। संभाजी बहुत जल्दी ही, उनके एक मित्र हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र हैं, कहा जाता है शाले, तो वही इनको क्या कर देते हैं, तो धोखा दे देते हैं और मुगलिया सेना को उस मंदिर में लेते आते हैं जहाँ पर संभाजी हैं और वहीं पर एक युद्ध होता है छोटा सा और उसमें संभाजी के परम मित्र कवि कलश और बहुत सारे सेना नायक पकड़ लिए जाते हैं और बहुत बुरी मौत उनको औरंगजेब देता है। कहा जाता है कि पहले उनकी आंखें फोड़ी जाती हैं, उनके कान काटे जाते हैं, उनकी नाकें काटी जाती हैं, उनके हाथ काटे जाते हैं, उनके पैर काटे जाते हैं, उनके शरीर के सारे अंग छत विच्छत किए जाते हैं और इस प्रकार से कवि कलश के साथ संभाजी की मृत्यु कर दी जाती है, उन्हें मृत्यु कारित कर दिया जाता है। अब ये एक हृदय विदारक घटना है, इससे हृदय एक तरह से फट जाए, ये ऐसी घटना है। मराठा साम्राज्य में संभाजी को कुछ लोग अयोग्य शासक मानते हैं कि संभाजी योग्य नहीं है। माना जाता है कि जब शिवाजी की मृत्यु हो रही थी उस समय संभाजी को शिवाजी जेल में डाल देते, कारण कि ये काफी उदंड हैं और जब शिवाजी की मृत्यु हो रही है तो शिवाजी को मुखाग्नि देने के लिए, चिता की अग्नि देने के लिए ये नहीं है, संभाजी नहीं है, उनके छोटे भाई राजा राम उनको मुखाग्नि देते। तो लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नहीं, संभाजी एक योग्य शासक, एक अच्छा नेतृत्व करता है और लेकिन उनकी मृत्यु इन सारे प्रश्नों पर पूर्ण विराम लगा देती है। क्यों? क्योंकि मृत्यु हो जाने से बस ये हो साबित हो गया कि नहीं, वो बेहतरीन शासक हैं। औरंगजेब उनसे पूछता है कि आप इस्लाम ग्रहण कर लीजिए, संभाजी मना कर देते कि नहीं, इस्लाम मैं ग्रहण नहीं करूँ और बहुत बुरी मौत उनको मिल जाती है। अब ये घटना कब की? अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है कि संभाजी को एक तरफ मारा जाता है, ठीक, और दूसरी तरफ संभाजी के पुत्र जो भी अल्पवयस्क बच्चा है उसको कैद कर लिया जाता है। जुल्फी खान द्वारा उनको
साहू जी को, जो संभाजी के पुत्र हैं, उनको क्या कर लिया जाता, तो कैद कर लिया जाता। तो संभाजी को तो मार दिया गया, पकड़ लिया गया और धीरे धीरे करके मृत्यु दे दी गई, और साहू जी को कैद कर लिया गया। यानी अब राजा कौन बनेगा, ये सोचनीय विषय है। अब जैसे कि शिवाजी की मृत्यु हुई तो शिवाजी के बाद संभाजी, अब संभाजी की मृत्यु होती तो संभाजी के बाद उनके पुत्र शाहू जी राजा बनते। लेकिन यहाँ तो संभाजी की मृत्यु हुई और संभाजी के पुत्र शाहू जी को औरंगजेब ने कैद कर लिया। ठीक, तो अब यहाँ बात रुक गई कि अब राजा कौन, अब उत्तराधिकारी कौन। तो याद करिए, हमने बताया था कि शिवाजी के मरने पर शिवाजी का एक छोटा बेटा भी है जो दूसरी पत्नी से है। शिवाजी की 8 पत्नियां हैं और उसमें 2 उत्तराधिकारी यानी 2 लड़के हैं, बाकी सब लड़कियां हैं। और शिवाजी की एक पत्नी है जिनका नाम पुतलीबाई है, और पुतलीबाई शिवाजी के साथ सती हो जाती हैं। तो ये हमने बताया था। अब बात आती है कि शिवाजी के मृत्यु के बाद राजा कौन बनेगा, तो संभाजी राजा बन गए। और संभाजी की मृत्यु कर दी गई कब, 1689 में। तो संभाजी की मृत्यु के बाद अब राजा कौन, तो संभाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र शाहू जी राजा बनेंगे, लेकिन शाहू जी को तो कैद कर लिया गया औरंगजेब द्वारा। तो अब राजा कौन, तो शिवाजी के दूसरे पुत्र यानी संभाजी के सौतेले भाई राजा राम गद्दी पर बैठ जाते हैं। राजा राम गद्दी पर बैठ गए कब, ये घटना 1689 की है। तो 1689 में राजा राम गद्दी पर बैठ गए, लेकिन फिर तब तक आक्रमण हो जाता है राजा राम पर कुछ ही दिनों बाद, और राजा राम वहां से भाग करके दूसरी जगह भागते हैं, तीसरी जगह भागते हैं, चौथी जगह भागते हैं, 5वीं जगह भागते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो उस समय औरंगजेब कहीं न कहीं मराठाओं को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहता है और बार आक्रमण करता है, और पूरा जीवन राजा राम का भागते हुए ही कटता है। यानी 89 में राजा राम राजा बने, ठीक, और 1700 में 1689 में राजा बने राजा राम, और 1700 में राजा राम की मृत्यु हो जाती है। 1700 में राजा राम की मृत्यु हो गई। चलिए, राजा राम की मृत्यु हो जाती है, तो अब राजा राम के मृत्यु के बाद अब राजा कौन बनेगा। लेकिन क्यों, क्योंकि जो साहू जी है वो तो अभी भी कैद है, औरंगजेब की कैद में। कैद मतलब ये मत समझिएगा कि जेल में बंद है, नहीं, वो राज दरबार में रहते हैं, राज दरबार में उनकी परवरिश होती है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं उन्हें जेल खाने डाला गया है। वो अल्पवयस्क बालक हैं, छोटे बालक हैं, उनके साथ परिवार के और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको पकड़ा गया है, तो उन्हें जेल में नहीं डाला गया है। ये भ्रांति अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि जेल में बंद, नहीं, जेल में नहीं बंद। चलिए यहाँ आते हैं। तो अब राजा राम शिवाजी मर गए, शिवाजी के बाद कौन राजा बना, तो संभाजी राजा बन गए। संभाजी को मार दिया गया तो संभाजी के बाद राजा राम राजा बन गए। राजा राम की मृत्यु हो गई तो अब राजा राम का एक 4 साल का पुत्र है। ठीक है, राजा राम के कितने साल का पुत्र, 4 साल का पुत्र है, और कोई ऑप्शन नहीं। ठीक, मराठाओं के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि और कोई है ही नहीं, बाकी जो है वो जेल में। चलिए, तो अब शिवाजी के पौत्र संभाजी के भाई के लड़के और राजा राम का अपना पुत्र शिवाजी द्वितीय राजा बनाया जाता है, जो 4 साल का है। तो बात यह आती है कि जब भी कोई नाबालिग व्यक्ति राजा बनाया जाता है तो उसका एक संरक्षक नियुक्त किया जाता है। इतिहास में आप पीछे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि जब अकबर राजा बनता है, 13 से 14 साल का अकबर जब राजा बनता है 1556 में जब राजा बनता है, तो उसका संरक्षक बैरम खान को नियुक्त किया जाता है। और बैरम खान कब तक संरक्षक रहता है, तो 1560 तक उसका संरक्षक रहता है, जब तक वो 18 वर्ष की उम्र प्राप्त नहीं कर लेता है और बैरम खान से लड़ करके फिर से अपनी गद्दी प्राप्त नहीं करता, तब तक बैरम खान उसका संरक्षक रहता है। तो ये स्वाभाविक बात है कि जब भी कोई अल्पवयस्क व्यक्ति राजा बनता है तो उसका संरक्षक कौन बनता है, तो संरक्षक कहीं ना कहीं उसका कोई बनाया जाता है। तो जिस प्रकार अकबर का बैरम खान बना, उसी प्रकार यहाँ पर यानी कि शिवाजी द्वितीय का संरक्षक शिवाजी द्वितीय की माँ यानी कि ताराबाई यानी राजा राम की पत्नी जो है, विधवा पत्नी ताराबाई, वो संरक्षिका बनती है। और ये घटना कब की है, ये सारी घटनाएं 1700 की। कब की है, 1700 की। तो आज उसी नाबालिग पुत्र
शिवाजी द्वितीय, या यूं कहें कि शिवाजी द्वितीय के बारे में हम क्या ही पढ़ेंगे जब वो 4 साल का ही है तो। और तो आज हम ताराबाई के बारे में यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि सारा बस नाम किए ही वो सम्राट हैं, यानी शासक हैं शिवाजी द्वितीय, क्योंकि 4 साल का पुत्र कौन सा शासन करेगा। तो ताराबाई जो है उनकी संरक्षिका हैं, पूरा कार्यभार, मराठाओं की पूरी देख रेख और मराठाओं का वर्चस्व, मराठाओं को जीवित रखने का प्रक्रम ये ताराबाई जीवित रखती हैं। अगर हम बात करें कि पूरे मराठा साम्राज्य में क्या ताराबाई से महान शासिका कोई था, तो नहीं, इसका उत्तर है नहीं। ताराबाई से महान शासिका कोई भी पूरे मराठा साम्राज्य में देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि कोई है ही नहीं, कोई नहीं। आप जहां भी नजर दौड़ा लीजिए, ताराबाई से अच्छा शासिका आपको कोई नहीं मिलेगा। अब आप बात करते हैं कि आखिर क्यों नहीं है। तो जब भारत पर सबसे क्रूर व्यक्ति जो कि मराठाओं को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहता था, जो संभाजी को मार देता है, शिवाजी को बहुत परेशान करता है, शिवाजी अपनी पूरी आयु तक नहीं जी पाते हैं, राजा राम पूरा जीवन उनका भागते हुए व्यतीत हो जाता है, साहू जी महाराज को कैद में डाल देता है, वो महान सम्राट औरंगजेब का उस समय शासन है। और उस औरंगजेब से 7 साल तक अपने साम्राज्य की रक्षा करना, सिर्फ रक्षा ही नहीं करना, मुगलों को नाके चने चबवा देना और उनसे बहुत सारे दुर्गों को जीत लेना, ये कोई बहुत बेहतरीन महिला और विदुषी महिला ही ये कार्य कर सकती है। और वो कौन थी? तो ताराबाई थी। कौन ताराबाई? राजा राम की विधवा पत्नी। अगर हम तुलना करें कि या राजा राम से बेहतर थी वो शासन प्रशासन में, तो लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं राजा राम से बेहतर। तो आइए शुरू करते हैं हम इस कार्यक्रम को। तो ताराबाई का जो शासन रहा, या ताराबाई कह लीजिए या शिवाजी द्वितीय कह लीजिए, उनका जो शासन रहा तो 1700 से लेकर के 1707 तक रहा। कब से कब तक? 1700 से 1707 तक रहा। 4 वर्ष के अल्पवयस्क पुत्र, पहली लाइन क्या कहती है? 4 वर्ष के अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय की यह संरक्षिका थी। शिवाजी द्वितीय, तो फिर से बात करते हैं शिवाजी द्वितीय कौन है? तो राजा राम के पुत्र हैं शिवाजी द्वितीय। राजा राम कौन है? तो शिवाजी के लड़के हैं राजा राम। और संभाजी से क्या रिश्ता है? तो संभाजी के सौतेले भाई हैं राजा राम। और मराठा साम्राज्य के तीसरे छत्रपति हैं राजा राम। और मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति हैं कौन? शिवाजी द्वितीय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4 वर्ष के अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय की यह संरक्षिका थी। कौन? तो ताराबाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कमजोर शासन नहीं चलाया, बल्कि इन्होंने सतारा, रायगढ़, सिंहगढ़ आदि को मुगलों से छीन लिया। अब ध्यान दीजिए, ये सतारा, रायगढ़, सिंहगढ़ आदि किले पहले मराठाओं के कब्जे में थे, लेकिन बाद में मुगलों ने इसे क्या कर लिया था? छीन लिया था। तो इन सारे किलों को फिर से मराठा कब्जे में इन्होंने क्या किया? प्राप्त किया, ले लिया। किसने? ताराबाई। सतारा, रायगढ़, सिंहगढ़ को मुगलों से पुनः क्या कर लिया? छीन लिया। आगे बढ़ते हैं। ताराबाई राजा राम की विधवा पत्नी थी। ताराबाई कौन है? तो राजा राम की विधवा पत्नी। आगे बढ़ते हैं। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, क्या होती है? औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु कब? 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु तो आपको याद हो गई, ठीक है। तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद बहादुर शाह ने साहू जी महाराज को छोड़ दिया। अब फिर से इस बात को थोड़ा सा समझिए। साहू जी महाराज को 1689 में कैद कर लिया गया है औरंगजेब के द्वारा। 1689 यानी कि जब संभाजी को मारा गया, उसी समय साहू जी महाराज को क्या कर लिया गया? कैद कर लिया गया। तो साहू जी महाराज मुगलों के कैद में हैं। और 1707 में क्या होता है? तो 1707, 1700 से लेकर के 1707 तक ताराबाई मुगलों से लड़ती है। राजा कौन है उस समय? शिवाजी द्वितीय। ठीक, तो 1707 में जब औरंगजेब मर जाता है और औरंगजेब का बालक लड़का राजा बनता है, जिसका नाम क्या है? औरंगजेब का लड़का बहादुर शाह प्रथम राजा बन जाता है। तो उसने कूटनीति चली। ठीक, अगर देखा जाए तो
बहादुर शाह कहीं न कहीं काफ़ी विद्वान है, काफ़ी योग्य भी है, मुग़ल बादशाह के योग्य है। वो औरंगज़ेब की सारी नीतियों को तुरंत बदल देता है। मराठाओं से एक प्रकार से संधि कर लिया, साहू जी महाराज को छोड़ करके। राजपूतों से के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न किया, राजपूत राजाओं को कई-कई बार हरा करके उन्हें छोड़ दिया। रोहिल्लों के साथ, जाटों के साथ, सिखों के साथ, सबके साथ मेल-जोल बढ़ाकर चल रहा है। एक नया त्योहार शुरू कर रहा है। यानी बहुत सारी चीज़ें नई हो रही हैं, क्योंकि औरंगज़ेब जब तक जीवित है, कहीं न कहीं हर धर्म, हर संप्रदाय, हर पंथ के लोगों को वो परेशान कर रहा है। अगर हम बात करें कि औरंगज़ेब के मरने के बाद शासन ढहा, तो ये गलतफ़हमी है। औरंगज़ेब ने अपने जीते जी सारे संप्रदायों को, सारे धर्मों को, सारे लोगों को, सारे पंथों को अपने आप से तोड़ लिया, अपने आप से अलग कर लिया और सब लोग विद्रोही हो गए। पूरा धन युद्धों में खर्च कर दिया, मुगलिया सल्तनत को एकदम हिला करके रख दिया औरंगज़ेब ने। आप बस इतना जानिए कि जब औरंगज़ेब राजा बनता है, उस समय बहुत प्रथाएं जो चलती आ रही हैं, जैसे नवरोज का त्योहार मनाना बंद कर दिया जाता है, जो संगीत हो रहा है दरबार में बंद कर दिया जाता है, जो गायन हो रहा है दरबार में बंद कर दिया जाता है, जो वादन हो रहा है दरबार में बंद कर दिया जाता है, जो नृत्य हो रहा है दरबार में बंद कर दिया जाता है, जो तुलादान प्रथा है बंद कर दिया जाता है, बादशाह का जन्मदिन मनाना बंद कर दिया जाता है। यानी हर चीज को कहीं न कहीं बंद किया जाता है। कब? जब मृत्यु होती है औरंगजेब शाहजहां की, तरफ औरंगजेब राजा बनता है, तुलादान की प्रथा जो है बंद कर दिया जाता है। यहाँ तक कि जो दीवान हैं वो स्याही रखने के लिए चांदी की दवातों का प्रयोग करते थे। चांदी निकाल हटा दी जाती है, चांदी की दवात हटा दी जाती है, उसकी जगह उनको मिट्टी की दवात दी जाती है। तो आप सोचिए, यहाँ कहा जाता है कि दीवाने आम और दीवाने खास पर सोने और चांदी की परतें लगी थी, उसे उखड़वा लिया जाता है। और ये सारा, और शाही परिवार के जो लोग हैं उनको एक निश्चित सैलरी मिलती है हर महीने, उसे कम कर दिया जाता है। यानी हर चीजों में कटौती की जाती है। और कारण की धन की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है इतनी? क्योंकि बार बार औरंगजेब को युद्ध लड़ने पड़ रहे हैं। तो औरंगजेब ने अपने जीते जी ही पूरे शासन सत्ता को क्या कर दिया है? खत्म कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। ठीक, लेकिन जब बहादुर शाह राजा बनता है, 63 साल का बहादुर शाह, अब मुझे लगता है कि अगर बहादुर शाह राजा रहा होता, क्योंकि वो तो बहुत जल्दी मर गया, क्योंकि बुढ़ा पहले ही हो चुका था। अपने पिता की मृत्यु के समय ही वो काफी बूढ़ा है, वो 63 साल का व्यक्ति राजा बन रहा है। तो अगर बहादुर शाह रहा होता तो मुगलिया सल्तनत को शायद सुदृढ़ता प्रदान करता। अगर उसका भी शासनकाल 40 साल 50 साल औरंगजेब की तरह रहा होता, या बाबा अकबर की तरह रहा होता, या जहांगीर या शाहजहां की तरह भी रहा होता, तो मुगलिया सल्तनत को स्थायित्व प्रदान कर सकता और टूटने से बचा सकता था, भारत में अंग्रेजों को आने से बचा सकता। आपको याद होगा कि किस प्रकार से औरंगजेब और अंग्रेजों का जब युद्ध होता है, और औरंगजेब उस युद्ध में बुरी तरह से अंग्रेजों को हराता है, और अंग्रेज उसके दरबार में लौटते हुए आते हैं, और औरंगजेब डांटते हुए पूछता है क्या चाहिए। कितना गर्व होता है कि अंग्रेजों को इतनी बुरी मात दिया था औरंगजेब। चलिए उस बात को छोड़ते हैं, आते हैं अपने बात। तो जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो मुगलिया सल्तनत से, यानी ताराबाई से और मुगलिया सल्तनत से युद्ध चलता रहता है। तो उस समय अब ताराबाई को क्या करना है? ताराबाई को मुगलिया सल्तनत को और हास पहुंचाना है, और बहादुर शाह को कहीं ना कहीं मराठों को रोकना है। तो मराठों को रोकने के लिए बहादुर शाह एक तीर से दो निशाने लगाता है। एक तो मराठा राज्य से दोस्ती कर लेता है। किस प्रकार? साहू को छोड़ दिया जाता है। तो साहू अब किसके क्या हो गए? मित्र हो गए। साहू जी मृत्यु हो गए किसके? बहादुर शाह। साहू को छोड़ दिया, ये पहली चाल।
और दूसरी चाल कि अगर साहू जाएंगे दक्षिण में तो अपना राज्य मांगेंगे कि मेरे पिता संभाजी का राज्य मुझे दिया जाए। ठीक है, अपने हम मैं नहीं था तो उनके भाई को दिया, उनके भाई मर गए तो अब उनका बेटा राज नहीं करेगा ना, पहला उत्तराधिकारी पुत्र जो था उसका बेटा जो होगा वो राज्य करेगा, तो मुझे राज्य दीजिए। तो मांगेंगे और स्वाभाविक बात है वो जाते हैं और मांगते हैं। तो इसी चाल के तहत ताकि मराठों में खुद गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, इस हेतु बड़ी चालाकी से बहादुर शाह शाह जी को छोड़ देता और साहू जी आते हैं और साहू जी दक्षिण में आकर अपना राज्य मांगते हैं। और पहला जो युद्ध होता है वो खेड़ा का युद्ध ही हो जाता है। किससे? तो ताराबाई से। और ताराबाई उसमें हार जाती हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति साथ नहीं देता। किसका? तो ताराबाई का। जो बड़े बड़े सेनापति हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो आ जाते हैं साहू जी महाराज की तरफ। अब यहाँ पर बात आती है, क्या ताराबाई अयोग्य शासिका थी कि लोगों ने उनका साथ छोड़ करके साहू जी का साथ देना पसंद किया, जबकि साहू जी अभी कैसे हैं ये कोई जानता तक नहीं। 4 साल 5 साल का बालक कैद हो करके गया था औरंगजेब के शासन में, तो कैसे लोगों को पता चला कि वो बेहतरीन शासक है, बेहतरीन निपुण व्यक्ति है, बेहतरीन राजनीति का माहिर आदमी है? ये कैसे पता चला कि आप शाहू का साथ देने चले? तो कहीं न कहीं ये वही मानसिकता है कि मुझे किसी औरत के अंदर उसकी बातों को न मानना पड़े। ये कहीं न कहीं वही मानसिकता यहाँ पर थी कि उस साहू जी महाराज के आते ही बड़े-बड़े जो लीडरशिप है, बड़ी-बड़ी लीडरशिप, जैसे में रघुजी भोसले तृतीय, बालाजी विश्वनाथ, रणोजी सिंधिया, ये सारे बड़े-बड़े लीडरशिप हैं। ये सारे लोग साथ छोड़ देते हैं ताराबाई का और साथ छोड़ करके साहू जी की तरफ आ जाते हैं। तो कारण क्या है कि कहीं न कहीं एक जो पुरुष है वो एक औरत की बात मानने में, उसके सामने सर झुकाने में अपने आप को कहीं न कहीं हीन महसूस करता है। ताकि इतना बढ़िया रणकुशल व्यक्ति जब महिला जब राज्य चला रही है, राज्य जीत रही है, मुगलों को नाके चने चबवा रही है, फिर भी उसका साथ छोड़ देने का क्या औचित्य है? तो आज का समाज ही नहीं, पहले का समाज भी, आज का समाज भी अभी हम उस मानसिकता से नहीं उबर पाए हैं कि पुरुष महिला, बॉस अगर महिला हो तो उसका बात मानने में बुरा लगता है, लेकिन बॉस अगर पुरुष हो तो बात बड़े आराम से माना जा सकता है। तो कहीं ये मानसिकता उस समय भी थी और सेम वही, ये कौन सी मानसिकता है? ये वही मानसिकता है जब रजिया सुल्तान बनती है। जब रजिया सुल्तान बनती है, ये गुलाम काल की बात है। सुल्तान बनती है तो लोगों को बड़ा बुरा लगता है और उसी के दरबार के लोग चाल चल करके उस पर आक्रमण कर देते हैं। वो हार जाती है, बंदी बना ली जाती है। उसको बंदी बनाए हुए राजा से विवाह करके दिल्ली की तरफ फिर कूच करना पड़ता है, लेकिन दिल्ली से ही डकैतों को भेज करके रजिया सुल्तान को मरवा दिया जाता है। तो उस समय भी पुरुष सर झुकाने में, स्त्री के सामने सर झुकाने में अपने आप को बुरा महसूस करते हैं और इस समय भी पुरुष स्त्री के सामने सर झुकाने में अपने आप को बुरा महसूस। यहाँ पर मजबूरी थी, जब तक वो ताराबाई के सामने सर झुका रहे थे वो मजबूरी थी, क्योंकि कोई उत्तराधिकारी नहीं था मराठों का। नहीं तो वो अगर कोई उत्तराधिकारी रहा होता तो वो उसी को गद्दी पर बैठा दिए होते, ताराबाई के सामने सर नहीं झुकाते। लेकिन यहाँ क्या है, मजबूरी है कि ताराबाई के सामने सर झुकाना, क्योंकि और कोई उत्तराधिकारी है नहीं। लेकिन ज्यों ही ये मजबूरी खत्म होती है, साहू जी उनको ज्यों मिल जाते हैं, ये पूरा मराठा परिवार ताराबाई को छोड़ करके साहू जी की तरफ जाके मिल जाता है। नहीं तो अगर देखा जाए तो कोई कमी नहीं है ताराबाई में, न उनके प्रशासन में, न उनके प्रशासन चलाने के तरीके में, न उनके राजनीतिक निपुणता में, कहीं से कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी लोग साथ छोड़ देते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, उसके बाद बहादुर शाह ने साहू जी महाराज को छोड़ दिया ताकि साहू जी जाकर दक्षिण में एक गृह युद्ध छेड़े। ठीक हुआ यही, उस समय की वर्तमान शासिका ताराबाई और साहू जी के बीच खेड़ा का युद्ध हुआ। ठीक, कौन सा युद्ध हुआ? खेड़ा का। ये युद्ध कब हो रहा है? तो 1707 में ही ये युद्ध हो रहा है,
खेड़ा का युद्ध कब हो रहा है? तो 1707 में युद्ध होता है खेड़ा। आगे बढ़ते हैं। साहू जी का साथ रघुजी भोसले तृतीय, बालाजी विश्वनाथ, रणोजी सिंधिया ने दिया। अब ये सारे दिग्गज हैं, मराठा साम्राज्य के सारे दिग्गज हैं और जो कि ताराबाई के वफादार हैं। ये सारे रघुजी भोसले, बालाजी विश्वनाथ, रणोजी सिंधिया, ये सारे लोग ताराबाई के वफादार हैं। लेकिन इनकी वफादारी किस प्रकार से पलटी मार दी है, देखिए किस प्रकार से इसकी वफादारी पलट गई और सबके सब ताराबाई के साथ आ गए, सबके सब साहू जी के साथ आ जाते हैं। ठीक, ताराबाई ने धनाजी यादव के नेतृत्व में एक सेना साहू जी का मुकाबला करने के लिए भेजी। धनाजी कौन है? धनाजी एक सेनापति है, किसके? ताराबाई के। तो ताराबाई एक सेना भेजती हैं कि जाइए साहू जी से युद्ध करिए, लेकिन अब देखिए धनाजी खुद पलट जाते हैं, सेना लेकर के आते हैं साहू जी से लड़ने के लिए, लेकिन सेना रुक जाती है, लड़ती नहीं है, युद्ध नहीं होता, वो पलट जाते हैं, वो भी ताराबाई के खिलाफ हो जाते हैं। नेतृत्व में सेना साहू जी का मुकाबला करने के लिए भेजा। अक्टूबर 1707 में प्रसिद्ध सेना का युद्ध हुआ, परंतु कूटनीति का सहारा लेकर साहू ने यादव को अपनी ओर मिला लिया। यानी धनाजी यादव जो है ये भी अपनी किसकी ओर मिल जाते हैं? साहू जी की तरफ। चलिए, ताराबाई ने अपने सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ पलहाना में शरण ली। पलहाना का एक दुर्ग है, ठीक, महाराष्ट्र में एक दुर्ग है जिसका नाम पलहाला का किला है, उसमें ताराबाई शरण ले लेती हैं। वो जान जाती हैं कि भाई जब मेरे जो सेनापति हैं वही सब पलट गए, वही सब बदल गए, तो युद्ध करने का कोई फायदा ही नहीं है, युद्ध करने का मतलब बस मृत्यु है। तो एक किले में, दुर्ग में अपने आप को अपने कुछ अधिकारियों के साथ कैद बंद कर लेती हैं, वहां पे शरण लेती हैं। आइए ताराबाई का थोड़ा सा जीवन परिचय हम जान लेते हैं। ताराबाई का जन्म जो है वो 1675 में हुआ है, ठीक है। कहाँ हुआ है? तो महाराष्ट्र के सतारा में ताराबाई का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। कब? 1675 में, ठीक। पिता इनके कौन है? तो हबीबराव मोहिते हैं, ठीक है। कौन इनके पिता हैं? हबीबराव मोहिते हैं। संतान कौन है? शिवाजी द्वितीय हैं। जीवन संगी कौन है? राजा राम है। राजा राम से इनका विवाह हुआ था, किसका? ताराबाई का। तो जीवन संगी कौन है? राजा राम है। मृत्यु इनकी कब होती है? 1761 में। 1761 यानी पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद, पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद, ठीक। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी, आप जानते हैं मकर संक्रांति का दिन था, 14 जनवरी 1761 को। एक तरफ मराठा फौज गई और दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली था, और दोनों के मध्य में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, बड़ी अच्छी तरह आप जानते हैं, जिसमें विश्वास राव मारे जाते हैं। और विश्वास राव के मारे जाने से उनके जो पिता हैं बालाजी विश्वनाथ, ठीक, बालाजी बाजीराव या नाना साहब, ये बहुत दुखी होते हैं और कुछ समय बाद इनकी भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो उनकी मृत्यु के बाद 1761 में इनकी मृत्यु होती है। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद ताराबाई की क्या हुई है? मृत्यु हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शासन कब से कब तक इनका चला है? 1700 से लेकर के 1707 तक। 1700 यानी कि जब इनके पति राजा राम की मृत्यु हुई 1700 में, उस समय ये शासिका बनी, संरक्षिका बनी। और कब तक शासन की? तो जब तक औरंगजेब की मृत्यु हुई तब तक, 1707 तक। यानी अपने पति से की मृत्यु से ये शासिका बनी, संरक्षिका बनी, और औरंगजेब की मृत्यु तक इन्होंने शासन किया संरक्षिका के तौर पर। आगे इनके पूर्ववर्ती कौन है? इनके पहले कौन राज्य किया है? तो राजा राम है इनसे पहले राज्य करने वाले, यानी ताराबाई से पहले इनके कौन है? इनके पति ही राज्य किए थे, राजा राम। कब से कब तक राजा राम राज्य किए हैं? तो 1689 से लेकर के 1700 तक राजा राम राज्य किए हैं। ताराबाई का पूरा नाम उत्तरवर्ती, इनके बाद कौन राज्य करता है? तो साहू जी महाराज इनके बाद राज्य करते हैं, ठीक। पूरा नाम क्या है? इनका नाम ताराबाई भोसले है। किसका पूरा नाम? तो ताराबाई का पूरा नाम ताराबाई भोसले है। जन्म स्थान का कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र का सतारा में इनका क्या हुआ है? जन्म, ठीक है। आइए अब थोड़ी सी इसको देख लेना है, देख लीजिए फिर से। अभी तक आपने किसको किसको पढ़ा? तो पहले हैं शिवाजी,
शिवाजी का जन्म शिवाजी का राज्याभिषेक कब हो रहा है? तो 1674 में शिवाजी राजा बन रहे हैं। ठीक है, इन्होंने छत्रपति की उपाधि ली और सभापति की उपाधि ली इसी 74 में, और 1680 तक इन्होंने शासन किया। 1680 में इनकी मृत्यु होती है, शिवाजी की मृत्यु 1680 में हो रही है। और 1681 में संभाजी जो है वो राजा बन जा रहे हैं। कब तक राज कर रहे हैं? तो 1689 तक। ठीक, उसके बाद कौन राजा बन जा रहा है? तो राजा राम राजा बन जा रहे हैं और 1689 से लेकर के 1700 तक राज्य कर रहे हैं। इनके बाद शिवाजी यानी राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय ये राज्य कर रहे हैं कब से कब तक? तो 1700 से लेकर 1707 तक। ठीक है, और शिवाजी द्वितीय के बाद कौन राज्य करेगा? तो साहू जी महाराज राजा बनेंगे। कब से कब तक? तो 1707 से लेकर के 1749 तक। इसके बाद कोई राजा क्यों नहीं है? क्योंकि साहू जी के कोई पुत्र नहीं था। और फिर से ताराबाई का एक महत्वपूर्ण रोल है, ताराबाई का एक ड्रामेट्रिक कैरेक्टर है यहाँ पर, जो फिर से हम बात करेंगे आने वाली क्लासों में, उस समय हम बात करेंगे और विस्तार से बताएंगे। तो साहू जी का कोई भी यहाँ पुत्र नहीं है, निसंतान है साहू जी महाराज। साहू जी के निसंतान होने के बाद तो क्या मराठा साम्राज्य खत्म हो जा रहा है? नहीं, ये पूरी की पूरी ताकत जो है वो पेशवाओं में आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी? पेशवा। अब पूरे भारत को कौन गवर्न करेगा? तो पेशवा करेगा। मराठों का यहाँ वर्चस्व समाप्त हो जा रहा है। हाँ, लेकिन मराठे कुछ स्थानों पर अपना शासन चलाते रहे हैं, जैसे कोल्हापुर, जैसे कि सतारा। ठीक, तो कैसे? आइए इसको समझते हैं। शिवाजी का हमने बताया था कि 8 पत्नियां थी और 8 पत्नियों से उनके 2 उत्तराधिकारी हुए। नंबर 1 संभाजी और नंबर 2 राजा राम। ठीक, ध्यान देखिएगा, संभाजी का जो विवाह है वो येशुबाई से हुआ है और संभाजी और येशुबाई की एक पुत्र है शाहू जी। ठीक है, संभाजी और येशुबाई का एक पुत्र है शाहू जी। ठीक, जिसे औरंगजेब ने कैद किया था। ठीक है, कब से कब तक? तो 1689 से लेकर के 1707 तक ये कैद में रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा राजा राम, शिवाजी के दूसरे पुत्र, छोटे पुत्र राजा राम है। राजा राम की 2 शादियां हुई थी, एक ताराबाई और दूसरा राजसबाई। राजा राम की 2 पत्नियां ताराबाई और राजसबाई। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ताराबाई का जो पुत्र है, राजा राम और ताराबाई का जो पुत्र है शिवाजी द्वितीय। ठीक, शिवाजी का द्वितीय का जो पुत्र है वो राजा राम द्वितीय और राजा राम द्वितीय का जो पुत्र है साहू जी द्वितीय। ठीक, इन्होंने जो शासन किया ताराबाई के हार के बाद, इन्होंने इन सब लोगों ने शासन क्या किया? तो सतारा में शासन किया। ध्यान रखिएगा, 1707 में जब ताराबाई हार जाती हैं तो ये लोग सतारा चले जाते हैं और वही सतारा में शासन करते हैं। अब राजा राम का जो दूसरे पुत्र हैं राजसबाई, उनकी जो पत्नी है राजसबाई, उनसे जो पुत्र है वो संभाजी द्वितीय हैं। और ठीक, तो ये लोग यानी कि संभाजी द्वितीय वाले जो ये लोग हैं ये कोल्हापुर के शासक बन जाते हैं। ठीक है, तो राजा राम का जो दल है, शिवाजी के 2 बच्चे कौन कौन? संभाजी और राजा राम। तो संभाजी तो पूरे भारतवर्ष पे पेशवाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं राज्य करते हैं और राजा राम जो है उनका जो परिवार है वो सतारा और कोल्हापुर में सिमट के रह जाता है। उनका परिवार सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में राज्य करता है और बाकी पूरे भारत में पेशवा क्या करते हैं? राज्य करते हैं। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। आज की क्लास बहुत छोटी थी, चूँकि काफ़ी लेंदी नहीं है आज की क्लास। तो आज हमने क्या पढ़ा? तो ताराबाई को पढ़ा और शिवाजी द्वितीय को पढ़ा। तो किस प्रकार से, एक बार फिर से आज की क्लास को थोड़ा सा एक घेर लेते हैं कि किस प्रकार से आज की क्लास चली। तो शिवाजी ने शासन किया कब से कब तक? तो शिवाजी ने 1674 से लेकर 1680 तक शासन किया। ठीक, उसके बाद संभाजी, तो संभाजी 1681 से लेकर 1689 तक शासन किए। उसके बाद राजा राम, तो राजा राम 1689 से लेकर 1700 शासन किए। उसके बाद शिवाजी द्वितीय 1700 से लेकर 1707 तक राज की। और उसके बाद साहू जी, तो साहू जी 1707 से 1749 तक राज करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का पूरा क्लास। कल हम लोग जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है साहू जी महाराज। ठीक है, ये साहू जी के बारे में हम कल पूरा पढ़ेंगे। साहू जी के ही नेतृत्व क्षमता में, या कहें तो साहू जी के ही अंदर में जो मराठा साम्राज्य है वो अपने चरम पर पहुंचता है। इन्हीं के समय में बालाजी विश्वनाथ आते हैं, इन्हीं के समय में बाजीराव आते हैं, इन्हीं के समय में नाना साहब आते हैं। 3 बेहतरीन महान पेशवा इन्हीं के शासनकाल में आते हैं। ठीक, और नाना साहब के बाद मराठा साम्राज्य
किसी तरह ढह जाता है, या यही को है कि 1761 के बाद जिस प्रकार औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य ढहने लगता है, उसी प्रकार नाना साहब के बाद यानी 1761 के बाद मराठा साम्राज्य क्या होता है, ढहने लगता है। तो अभी हम लोग मराठा साम्राज्य के उत्थान की तरफ चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, लगभग मराठा जो है वो समाप्त हो चुके हैं, ठीक है, यानी शिवाजी और उनका खानदान अब समाप्त होने वाला है। लेकिन शिवाजी का खानदान जहाँ समाप्त होता है, वहीं से मराठों का साम्राज्य विस्तृत होता है, विस्तारित होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बातें हम आगे क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।